चलिए आज एक हम नए चैप्टर इतिहास की तरफ हम चलते हैं। इतिहास का हम एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हम सीखेंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। संघर्ष भारत की स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि कंपटीशन में हर साल इस टॉपिक से अवश्य प्रश्न पूछता है। तो यहाँ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता है, लोगों में राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता है। भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म। तो स्वतंत्रता संघर्ष की विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि देश में राष्ट्रीयता की भावना का उदय कैसे हुआ और कैसे हुआ। हम कुछ टॉपिक के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला हम टॉपिक लेते हैं कि अगर हमारे भारतवासियों में उस समय तत्कालीन में भारतवासियों का जो राष्ट्रीयता का जन्म, यानी उनकी भावनाओं में जो राष्ट्रीयता की जन्म आई, वो पहली बात तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से आई। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से आई। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन धार्मिक होते हुए भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने प्राचीन सभ्यता उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति पुनः श्रद्धा उत्पन्न करने के साथ साथ भारतवासियों में एक नया साहस और विश्वास भर दिया। उन्होंने जो पुरानी संस्कृति थी, पुरानी सभ्यता थी, उसमें फिर से श्रद्धा उत्पन्न किया। अब श्रद्धा उत्पन्न करने से जो एक धीरे धीरे एक से एक जुड़ने लगे और ये एक बड़ा समूह बना। उनमें ये विचारधाराएं अपने पुरानी संस्कृति, जो ब्रिटिश संस्कृति को अपना करके पुरानी संस्कृति को छोड़ दिए थे, उसको फिर से जीवंत किया, फिर से उसमें श्रद्धा उत्पन्न किया। इसके माध्यम से एक हमारा जनसमूह धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उनके मन में, उनके भावनाओं में, उनके जिहन में ये बातें रखी गई कि हमें देश के प्रति प्रेम करनी चाहिए, हमें राष्ट्रीयता, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम करनी चाहिए। सभी भारतीयों में ये एक भावना धीरे धीरे राष्ट्रीयता के प्रति आने लगी। इसमें से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि प्रमुख थे। इस आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वामी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सब महत्वपूर्ण थे। स्वामी दयानंद ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे देश को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिनका शरीर लोहे का बना हो, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका प्रतिरोध ही न किया जा सके। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। यदि व्यक्ति दासता के जीवन में जी रहा है, किसी का दास बनकर जी रहा है, तो वो कभी स्वतंत्रता की कल्पना कर ही नहीं सकता है। अगर व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व अगर स्वतंत्र है, स्वतंत्र व्यक्ति है, तो वही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी कई ऐसे नेता थे,
जो पुरानी सामाजिक जो हमारी धारणाएं थी, जो अच्छे अच्छे संस्कृतियां थी, जो ब्रिटिश के आने से इन सब संस्कृतियों का जो दमन हो चुका था, उन्हें पुनः से जागृत किया गया, पुनः उस धार्मिक के माध्यम से उन्हें फिर से जागृत किया गया, और इन्हीं के माध्यम से एक दूसरे से लगाव होते हुए उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाया गया। ऐसे ही हम और भी माध्यम हैं, जैसे अगले माध्यम की हम चर्चा करते हैं कि समाचार पत्रों तथा साहित्य का प्रभाव। समाचार पत्रों तथा साहित्य का प्रभाव। साहित्य का प्रभाव, देखिए, जैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, ऐसे ही समाचार पत्रों और साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। प्रेस तथा समाचार पत्रों ने देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में पर्याप्त योगदान दिया। सन 1870 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत में लगभग 650 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनमें अधिकतर पत्र देसी भाषाओं में छपते थे। भारतीयों के हाथ में प्रेस ने एक नई शक्ति का रूप धारण कर लिया, और समाचार पत्र राजनीतिक शिक्षा देने तथा राष्ट्रीयता को जागृत करने में अधिक उत्साह से काम करने लगे। सन 1885 से पूर्व निम्नलिखित पत्रों का महत्व स्थान है। 1885 के पहले से ही कुछ समाचार पत्र, कुछ पत्रिकाएं पहले से ही आ चुकी थी, जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हिंदू पैट्रियट, द इंडियन मिरर बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, पब्लिक ओपिनियन, सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, बंबई समाचार, हिंदू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, मराठा केसरी, द हिंदू, द स्टैंडर्ड, स्वदेश मित्र, ट्रिब्यून, हेराल्ड, एडवोकेट, तमाम प्रकार के ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। पत्रकारों की भांति साहित्यकारों ने भी विविध विधाओं के द्वारा राजनीतिक चेतना का विकास किया। अब उस कड़ी में देखते हैं तो हमारे बंकिम चटर्जी के वंदे मातरम है, आनंद मठ है, दुर्गेश नंदनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों और सुब्रमण्यम भारती व माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं, स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि ने सुप्त भारतवासियों के हृदयों को झकझोर दिया था। इन सब के माध्यम से ही धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना का जन्म लोगों में बलवती होती गई। धीरे धीरे लोगों में ये भावना जन्म होने लगा। ऐसे ही इसी राष्ट्रीयता का जन्म का और भी महत्वपूर्ण साधन है, जैसे अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा एवं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं को, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के ही किया था। किंतु 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर उन्हें आधुनिक तर्क संगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। एक तरफ जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उनका जो है ये मंशा थी कि
जितनी भी शिक्षा का और शिक्षा का प्रसार हो, वो सारे के सारे अंग्रेजी माध्यम से हो। लेकिन ये कहीं न कहीं भारतीयों को लाभ मिला है। भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों के महत्व को समझने लगे। पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम 1776 ईस्वी, फ्रांस की महान क्रांति 1789 ईस्वी, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियों के राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा उन्हें नहीं प्राप्त होते, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं प्राप्त होते, या अंग्रेजी न आती, तो शायद ये सब जो विदेशी क्रांतियां हैं, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, स्पेन की क्रांति, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती, और फिर हमारे अंदर जो राष्ट्रीय चेतना है कहीं ना कहीं इतनी बलवती नहीं होती, इतनी इतनी उत्तेजना नहीं आती। क्योंकि एक हमें यह भी पता चला कि इन माध्यम के माध्यम से वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, सारी चीजें हमें जानने को मिला कि एक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अगर हम संघर्ष करते हैं तो हम जरूर ही हमें इसका फायदा मिलेगा और हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही विदेशी घटना है, अंग्रेजी शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, और विदेशी घटना को जानने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का होना भी आवश्यक था। तो ये भी बड़े ही फायदेमंद चीजें थी। और तमाम प्रकार के हमारे वहां की जो साहित्य थे वो भी अंग्रेजी माध्यम थे, और उन साहित्य के माध्यम से हमें कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस जैसे तमाम प्रकार के अंग्रेजी साहित्यकार की रचनाएं हमें पढ़ करके जो हमें अंदर से समानता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति ये सब भावनाएं जागृत हुई है। तो अंग्रेजी साहित्य की भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिल्टन, शेली, बायरन, वाल्तेयर, रूसो, मील, मेजनी, गैरिबाल्डी, ये सभी विद्वानों के दर्शनों एवं क्रांतिकारी कार्यों से भारतीय शिक्षित वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ था। और ब्रिटिश साहित्यकार रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पश्चिमी दार्शनिकों से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर भारतीयों ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है। ये बातें रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी स्वीकार किया है। आगे कौन से हैं, जैसे आगे के और भी हैं सहायक जो राष्ट्रीय चेतना में भागीदारी हैं, जैसे प्रजाति विभेद, प्रजाति विभेद, ये भी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जन्म जन्म का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अंग्रेजों की प्रजाति विभेद की नीति ने जलती अग्नि में घी डाल दिया था। धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी। लोग एक दूसरे से जुड़ करके सहयोग करते हुए आंदोलन को धीरे धीरे इस आंदोलन के कारवां को बढ़ा रहे थे। और बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को और भी मतलब अग्नि में घी डालने का काम भी किया था। अंग्रेज अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे उस समय। वे भारतीयों को अपमान और घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें काला या देसी कह करके पुकारा जाता था। भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे वे रेल के प्रथम श्रेणी या उस डिब्बे में जिसमें अंग्रेज हो सफर नहीं कर सकते थे। यूनियन क्लबों में नहीं जा सकते थे। अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। समान अपराध के लिए भी अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी। इस विभेद की नीति से
भारतीय प्रभावित हुए, फलतः उनमें एकता, राष्ट्रीयता और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसके बाद भी और भी महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीय चेतना में, जैसे लॉर्ड लिटन का शासन। लॉर्ड लिटन का शासन, लॉर्ड लिटन के शासन में अफगान नीति, दुर्भिक्ष और महामारी के बीच दिल्ली दरबार का आयोजन। एक तो उस समय संघर्ष उसमें अफगान का भी संघर्ष चल रहा था, और उसी समय इसके समय में महामारी की भी प्रकोप बहुत तेजी से बलवती थी। इसके बावजूद इतने सब लोग त्रस्त व्यस्त थे, और फिर भी इन सब के बीच में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करना तथा भारत के जन आंदोलन को समाप्त करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जैसा कि इसके पहले 2 पॉइंट में ये बताया गया कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो रही थी। लोग ये जान रहे थे कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत अब भारतीयों के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही थी। ये सब समाचार पत्रों के माध्यम से धीरे धीरे आंदोलन ये बढ़ती ही जा रही थी। तो उसी समय जो है इसके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि ऐसे जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी रचना या कोई भी ऐसा लेख लिखता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसको बैन कर दिया जाता था, उसकी प्रेस जो है जब्त कर ली जाती थी। तो ये भी एक विरोध का कारण बना। भारत की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष करना, जो आईसीएस की एग्जाम होता था उसमें से भारतीयों के लिए 21 वर्ष से उम्र कम करके 19 वर्ष कर दिया गया था। अब 19 वर्ष तक करना ये सबसे बड़ा जो है कि दिक्कत की बात थी कि 21 वर्ष की उम्र में वो आईसीएस की एग्जाम दे सकते थे, उसको कम करके 19 वर्ष कर दिए गए ताकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम हो सके आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में। ये भी जो है कि भारतीयों के लिए असंतोष का कारण बना। इसका वर्णन करते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसके उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जगजीवन को आगे के बावजूद और भी महत्वपूर्ण कारक में आते हैं, जैसे राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की तरह ही 19वीं शताब्दी में कुछ राजनीतिक संगठन भी बने जिन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास किया। ऐसी संस्थाओं में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बंबई एसोसिएशन इत्यादि प्रमुख थे। इन संस्थाओं ने प्रतिवेदनों, स्मारक पत्रों द्वारा सरकार पर राजनीतिक अधिकारों और सुविधाओं के लिए दबाव डाला। ये सब जितने भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो काम कर रही थी, राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी, बीच बीच में प्रतिवेदनों के द्वारा, स्मारक पत्र सॉरी अधिकारों और सुविधाओं के लिए दबाव, आशा जगी कि संगठित किया जा सकता है। यह संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना विकसित करके प्राप्त किया जा सकता था। और इसके अलावा भी और भी सबसे महत्वपूर्ण कारकों में था कि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास।
परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। उस समय रेल, तार, डाक आदि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के समस्त भारत को एकता की सूत्र में बांध दिया। इसने सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा देकर समस्त भारत में भावनाएं या भावनात्मक एकता को सुदृढ़ किया था। इसलिए 1865 में एडिसन ने कहा था कि भारत के लिए रेलवे वह कार्य करेगी जो बड़े बड़े राजवंशों ने पहले कभी नहीं किया था। तो संचार का माध्यम रेल आने से यहाँ हम जो है कि एक पूर्व का संदेश पश्चिम तक आसानी से पहुंचा सकते थे और उत्तर का संदेश दक्षिण तक आसानी से पहुंचा सकते थे। कहने का मतलब पूरा भारत जो है अब एकता के सूत्र में बंधने जा रहा था। जो एक विचार उत्पन्न होती थी उसको एक संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी ढंग से उसे पहुंचाया जा सकता था और ये एकता के सूत्र में बांधने का और एक जन सैलाब को एक संदेश पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। इसके बाद और भी अगले और पॉइंट हैं, जैसे बिगड़ती आर्थिक दशा। बिगड़ती आर्थिक दशा, भारत की जो बिगड़ती आर्थिक दशा, अंग्रेजों की धन निष्कासन नीति के कारण देश की आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी। यहाँ के कला कौशल नष्ट हो रहे थे, व्यापार का ह्रास हो रहा था। मुक्त व्यापार की नीति के कारण हमारे बाजार विदेशी वस्तुओं से पट रहे थे। गरीबी और बेकारी से लोग तंग आ रहे थे। उधर आए दिन दुर्भिक्ष और अकाल की स्थिति और विषम बना रहता था। ऐसी परिस्थितियों ने विदेशी राज के प्रति घृणा और नफरत को जन्म दिया, स्वदेशी राज के प्रति आकर्षण और आकांक्षा उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय चेतना या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो हमारा 1885 के बाद से स्टार्ट हुआ, तो कुछ न कुछ जो अहम भूमिका थे, सामाजिक धार्मिक की भूमिका थी। उस स्वतंत्रता संघर्ष में समाचार पत्रों और कुछ भारतीयों की साहित्य भी अहम भूमिका थी और लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा को सीखें और उसके माध्यम से हम विदेश में क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, उससे कुछ न कुछ जानकारी मिली। उसके माध्यम से लोग राष्ट्रीय चेतना का बढ़ाएं और भी जैसे प्रजाति विभेद जो अंग्रेजों द्वारा विभेद किया जाता भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य में, ये सब तमाम प्रकार के हैं जो धीरे धीरे एक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ और स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ धीरे धीरे ये कड़ी चलती गई है। तो आगे से हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं क्या थी। जब कांग्रेस का स्थापना हुई, ये भी हम जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संस्थाएं थी। जैसे बंगाल में अगर राजनीतिक संगठन की बात किया जाए, बंगाल में बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, उस इंडियन लीग भी था, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन था। ये तो आपकी बंगाल की बातें हुई हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी की बातें करते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में भी बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे। बॉम्बे एसोसिएशन था, पूना सार्वजनिक सभा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था। ऐसे ही मद्रास
की राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, मद्रास महाजन सभा थी। इस प्रकार से ये भारत में ही नहीं, विदेशी राजनीतिक संगठन यानी विदेशों में भी राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे। विदेश में काम कर रहा था, लंदन इंडियन कमेटी काम कर रही थी, लंदन इंडिया सोसाइटी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन काम कर रही थी। तो आगे हम ये देखेंगे कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठन एक्टिव थे, कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्वतंत्रता या राष्ट्रीयता के जन्म में सहयोग दे रहे थे, उनके विषय में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी करेंगे। फिर उसके बाद हम एक स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और स्थापना के बाद धीरे धीरे हम जो है ये समझेंगे कि जो इस भारत का स्वतंत्र संघर्ष लगभग 5 चरणों में बटा हुआ है, वो 5 चरणों के एक एक चरण करके हम सीखेंगे। धन्यवाद।